हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, अगर आपने यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि 2018 से पहले लगभग सारे एग्ज़ाम्स सेम पैटर्न पर होते थे। थोड़ा बहुत चेंज होता था, प्रश्नों का जो लेवल होता था, किस परीक्षा में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, किस परीक्षा में थोड़ा इजी होगा, ये कहा नहीं जा सकता था। लेकिन 2019 में यूपीपीसीएस में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला। जो लोग यूपीपीसीएस की परीक्षा में शामिल हुए हैं उनको पता चल गया होगा कि यूपीपीसीएस में अब जो प्रश्न आते हैं बिल्कुल वो यूपीएससी के पैटर्न पर आते हैं। तो इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, उसका जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी प्रश्न डिस्कस करेंगे, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न यूपीपीसीएस आजकल पूछ रहा है। तो अगर आप न्यू कमर हैं, पहली बार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी अच्छी है, रामबाण साबित होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सीरीज आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। अब तक हम लोग जीएस के कुल मिला के 3 प्रैक्टिस सेट को हल कर चुके हैं। ये होगा हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट। तो परीक्षा में अभी पर्याप्त समय है। अगर आप डेली कुछ घंटे सेल्फ स्टडी में, कुछ घंटे वीडियोज के माध्यम से और नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो याद रखना कि परीक्षा बहुत बड़ी नहीं है, आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चाहें तो हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी। आपको सर्च करना है स्टडी विज्ञान प्रकाश लिखकर। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से होगा स्टार्ट। और यहाँ पर बिल्कुल सेम पैटर्न के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, खास तौर से यूपीपीएससी के एग्जाम्स में। और एक भी याद रखना कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। आपको बहुत सारे नए फैक्ट पता चलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर विचार करिए। तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, देखते हैं कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है। तो पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर वाली काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है और यह रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। याद रखना कि 180 डिग्री देशांतर वाली जो काल्पनिक रेखा है वही इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानी जाती है। साइबेरिया को अलास्का से अलग करने और साइबेरिया को विभाजित न होने से साइबेरिया को अलास्का से अलग करने और साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए 75 डिग्री अक्षांश पर यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। यह स्टेटमेंट भी सही है और बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इस रेखा पर पूर्व और पश्चिम में 1 दिन का अंतर है, यानी कि ये जो रेखा यहाँ पर खींची गई है इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर अगर आप पार करेंगे तो 1 दिन की कमी हो जाएगी। जैसे कि आज की डेट है 10 जुलाई, तो अगर आज आप इस रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट मिलेगी 9 जुलाई। और वहीं पर अगर आप इधर से इधर आएंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे तो दिनों में 1 दिन ऐड हो जाता है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। चावल उत्पादन के लिए विख्यात क्षेत्र नहीं है। देखिए क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। खास तौर से एग्जाम्स में क्या होता है कि आप 1-2 लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं और होता क्या है, घर आने के बाद आपको पता चलता है कि आपने कई सारे प्रश्न तो जल्दबाजी में गलत कर दिए हैं। तो बताइए कि मेकांग घाटी कंबोडिया में है और ये चावल के लिए जाना जाने वाला एक क्षेत्र है। ये विकल्प सही है। इरावदी का मैदान जो कि म्यांमार में है, इसे भी चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान ये भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, जो कि चावल उत्पादन के लिए ही जाना जाता है। लेकिन सिंधु सतलज का जो मैदान है भारत और पाकिस्तान के ही बीच में है, लेकिन ये चावल के लिए नहीं वरन गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो विकल्प 4 हमारा सही जवाब है। निम्न पर विचार करें। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर
औसत वार्षिक वर्षा अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है तो उसे मरुस्थल कहा जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान में स्थित थारू मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। ये स्टेटमेंट भी सही है और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जो विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व को धारण करता है। दोनों में यानी कि ये दोनों जो गोलार्ध होते हैं, ये हमारी पृथ्वी अगर मान लेते हैं, ये विषुवत रेखा हो गई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो दोनों में यानी कि दोनों गोलार्धों में 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये जो रेखा होगी। व्यापारिक हवाओं द्वारा महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भाग शुष्क रहता है। मतलब इधर वर्षा होगी और इधर वर्षा कम होती है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। पूर्वी अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति जिसका मुख्य पेशा पशुचारण है, यानी कि पशुओं को चरा कर ही ये अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये जनजाति कौन सी है ये आपको बताना है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका में। तो दोस्तों याद रखना ये जनजाति है मसाई, यानी कि ऑप्शन बी। तो क्या आप बता सकते हैं कि खिरगिज नामक जो जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है, पपुआंस जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है, और बुशमैन ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ये तीनों ही जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, क्या इसके बारे में आपको पता है? तो फ्रेंड्स याद रखना कि खिरगिज नामक जनजाति ये मध्य एशिया में निवास करती है, पपुआंस पाए जाते हैं न्यू गिनी में, और बुशमैन नामक जो जनजाति है ये कालाहारी मरुस्थल में रहती है। कालाहारी मरुस्थल जिसका विस्तार बोत्सवाना में है, नामीबिया में है और दक्षिण अफ्रीका में है। तो जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वह गर्म पवन जो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलती है, किधर से किधर, सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली एक गर्म पवन, जिसे इटली में कहते हैं रुधिर वर्षा, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाल बालू के कण होते हैं और इसकी वजह से यह प्रतीत होता है कि खून की बारिश हो रही है। और इस गर्म पवन को नाम दिया गया है सिराको, ऑप्शन बी, ये याद रखना आप। तो अब आप बताइए कि चिनूक, 22 और सांताना नामक जो पवन है ये कहाँ की स्थानीय पवन है, क्या आप बता सकते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर कि चिनूक जो है ये अमेरिका व कनाडा में बहने वाली पवन है, 22 नामक पवन फ्रांस में चलती है, और सांताना पवन जो होता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में चलने वाली वह पवन जिसे उसकी प्रचंडता के कारण गरजता चालीसा या फिर प्रचंड प्रचासा या फिर चीखता साठा के नाम से जाना जाता है, तो इस पवन का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि पवन के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी पवनें होती हैं? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन और स्थानीय पवन। अभी ऊपर जो पवन हमने डिस्कस किया था सिराको, यह एक स्थानीय पवन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में चलने वाली वह पवन जिसे उसकी प्रचंडता के कारण गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा के नाम से जाना जाता है, तो ये जो पवन है वह एक पछुआ पवन है और ये बहुत ही तेज चलती है 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। तो इसकी वजह से इसको जो है गरजता चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें काफ़ी आवाज़ होती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पवन के 4 प्रकार होते हैं, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन और स्थानीय पवन। तो गरजता चालीसा एक पछुआ पवन है। ये पवनें दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी 30 से 35 डिग्री से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 से 65 डिग्री की ओर चलती है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे कि गरजता चालीसा एक पछुआ पवन है। कौन सा सत्य नहीं है ये आपको बताना है, एक इसमें गलत है और वही आपको पहचानना है। घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है, ये बिल्कुल सही है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार ये मांड्या कर्नाटक में है, ये भी सही है। नीलापट्टू पक्षी विहार ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। तो बचता है अब कौंडिन्य पक्षी विहार, क्या ये मध्य प्रदेश में है? नहीं फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये फिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना कौंडिन्य पक्षी विहार ये चित्तूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा 2 पक्षी विहारों के नाम आप और भी याद रख लो। चिल्का झील पक्षी विहार जो कि ओडिशा में स्थित है,
और वेदाथंगल पक्षी विहार जो कि कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। तो ये वो पक्षी विहार हैं जो कि यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि कुतरू राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों मैं एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, जो लोग पहली बार हैं और जो अभी नई नई तैयारी कर रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि वन्य जीव अभयारण्य और जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उनमें जरा सा अंतर होता है। वन्य जीव अभयारण्य में बहुत सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी परमिट होती है, जैसे कि आप थोड़ी बहुत लकड़ी काट सकते हैं, पशुचारण कर सकते हैं और थोड़ी बहुत औषधियाँ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून होता है, आप बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं जा सकते हैं बिना किसी परमिट के। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल कुतरू नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? और फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। याद रखना कि ये तीनों नेशनल पार्क जो हैं वो छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। अब ओडिशा, उत्तर प्रदेश और गोवा के जो नेशनल पार्क हैं जो ज़्यादा चर्चित हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। ओडिशा के सबसे चर्चित जो नेशनल पार्क हैं उनमें आता है भितरकनिका और सिमलीपाल। उत्तर प्रदेश में दुधवा जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। गोवा का मोल्लेम नेशनल पार्क। तो ये सभी आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। 68वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में जोंजीबनी टुंजी को मिस यूनिवर्स 2019 चुना गया। ये फैक्ट आप बिल्कुल रट लेना कि 2019 में जो मिस यूनिवर्स बनी थी, जो प्रतियोगिता हुई थी, वो 68वीं बार हुई थी। ये 68वां एडिशन था और इसमें जोंजीबनी टुंजी को मिस यूनिवर्स 2019 चुना गया। आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि जोंजीबनी टुंजी मिस यूनिवर्स 2019 किस देश की रहने वाली हैं। दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया या फिर घाना। और दोस्तों याद रखना ये रहने वाली हैं दक्षिण अफ्रीका की। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? अब यहाँ पर देखिए तस्वीर भी आपके सामने है। आपको हिंट देता हूँ कि ये बिहार की रहने वाली हैं और ये हैं सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप। और सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनी है। 2 दिसंबर 2019 को शिवांगी सिंह को आधिकारिक तौर पर नौसेना में पायलट के रूप में शामिल किया गया था। और यहाँ पर विकल्प सी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नुपुर कुलश्रेष्ठ। ये भी याद रखना आप कि नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल की उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं हुई हैं, पदोन्नत हुई हैं डीआईजी के रूप में भारतीय तटरक्षक बल की, नुपुर कुलश्रेष्ठ। तो ये भी आप याद रखना क्योंकि ये पहली बार जो घटनाएं होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किस टीम को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एमसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया? एमसीसी मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब, जिसके अध्यक्ष हैं कुमार शंकारा। तो किस टीम को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फाइनल खेला गया था क्रिकेट विश्व कप 2019 में, फाइनल हुआ था 2 देशों के बीच में, इंग्लैंड के बीच में और न्यूजीलैंड के बीच में। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि 2 बार मैच टाई हो गया था। सुपर ओवर में भी मैच जो था वो टाई हुआ था, लेकिन बाउंड्रीज के आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित किया था और न्यूजीलैंड ने इस नए नियम को मान भी लिया था। यानी कि जो खेल की स्पिरिट है उसको न्यूजीलैंड ने बनाए रखा था और इसी वजह से एमसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया था न्यूजीलैंड की टीम को। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और अगर कोई आपसे ये पूछता है कि एमसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो दिया जाता है, तो एमसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो याद रखना कि ये हैं कुमार संकारा, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीलंका के। और इसी क्रम में आपको बता दें कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को जुलाई में लॉर्ड्स में आईसीसी विश्व कप फाइनल में विवादास्पद हालात में हार के बाद शानदार खेल भावना दिखाने के लिए क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से नवाजा गया।
केन विलियमसन और उनकी टीम उस समय विश्व कप खिताब जीतने से चूक गए जब इंग्लैंड ने ओवरथ्रो पर दिए गए विवादास्पद 6 रन की बदौलत खिताब मुकाबले को सुपर ओवर में खींचा और फिर सुपर ओवर भी टाई रहने पर बाउंड्री गिनने के नियम के आधार पर इंग्लैंड पहली बार चैंपियन बना था। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लैंड ने पहली बार यह वर्ल्ड कप जीता है, जबकि क्रिकेट का जो खेल है उसका जन्मदाता इंग्लैंड को ही माना जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करेंगे आप और बताएंगे कि कौन सा शहर या देश है, प्रदेश है और वहाँ का मनपसंद भोजन कौन सा है। हांगकांग का जो सबसे मनपसंद भोजन है वो है पकाया हुआ सांप। ठीक है, वहाँ पर पकाया हुआ सांप लोग खूब खाते हैं। उसके बाद आता है केरल। तो केरल, क्योंकि केरल में क्या होता है, केरल में नारियल ज़्यादा पाया जाता है, तो थोड़ा सा भी अगर आप अपना कॉमन सेंस लगा लेंगे तो आसानी से जवाब बन जाएगा। तो केरल में क्या होता है, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली को लोग खूब पसंद करते हैं। समुद्र है तो मछली भी मिलेगी और नारियल का तेल भी मिलता है वहाँ पे। तो दैट इज ऑप्शन 3। कश्मीर में लोग क्या खाते हैं, तो कश्मीर में खाते हैं लोग किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। और गोवा में लोग क्या खाते हैं, गोवा में सरसों के तेल में बनी मछली को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका सही विकल्प, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। हाथियों के बारे में विचार करिए। आपने हाथियों का झुंड देखा होगा। अब यहाँ पर हाथियों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। क्या आप जानते हैं ये फैक्ट? जी हाँ, ये सही फैक्ट है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो तक भोजन करता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, इतना नहीं खाता है। पानी में खड़े रहना इन्हें पसंद होता है क्योंकि इससे इनका शरीर जो होता है वो ठंडा रहता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। और हाथियों का भी एक झुंड होता है। हाथियों में भी काफ़ी सामाजिकता होती है और हाथियों का जो झुंड होता है उसमें जो सबसे वृद्ध हथनी होती है वही उस टीम को लीड करती है। तो किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही हैं, यानी कि विकल्प ए को आप जवाब मानेंगे। चिराओ नामक जो नृत्य होता है ये कहाँ पर होता है, चिराओ। और याद रखना कि चिराओ जो नृत्य है उसका संबंध मिजोरम से है। अब मिजोरम की बात यहाँ पर आ रही है तो इसको थोड़ा करंट से भी रिलेट कर लेते हैं। वन स्थित रिपोर्ट जो अभी हाल ही में 2019 में जारी हुई थी, वन स्थित रिपोर्ट, तो उसमें अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर सबसे अधिक, प्रतिशत की बात यहाँ पर हो रही है, तो सबसे अधिक प्रतिशत पर वन क्षेत्र हैं, तो लगभग 85 पॉइंट समथिंग, लगभग 14% वन क्षेत्र हैं मिजोरम में। तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है प्रतिशत भूमि पर वो मिजोरम है। अगर आप एरिया देखेंगे तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है। तो प्रतिशत में मिजोरम और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है वन स्थित रिपोर्ट 2019 में। और ये भी याद रखना कि वन स्थित रिपोर्ट जो जारी की जाती है ये प्रतिवर्ष 2 वर्षों में जारी की जाती है। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है दोस्तों जोरामथांगा। क्या नाम है, जोरामथांगा। और जो राज्यपाल हैं उनका नाम बता सकते हैं आप, तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई हैं वहाँ के राज्यपाल। ठीक है, तो इतने फैक्ट हमें मिजोरम के बारे में बिल्कुल पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बताइए कि फराजी आंदोलन किसने शुरू किया था। फराजी आंदोलन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड्स। और फराजी आंदोलन किसने यहाँ पर शुरू किया था, तो देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य 1837 से लेकर 1838 के समय काल में भारत में विभिन्न प्रकार के जो मुस्लिम सुधार थे वो शुरू हो गए थे। तो इनमें 2 बड़े आंदोलन थे, वहाबी आंदोलन और फराजी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी, इनका संबंध वहाबी आंदोलन से था। फराजी की शुरुआत की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने, यानी कि विकल्प बी को आप आंसर मानेंगे। ये फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, हाजी शरीयतुल्लाह ने। और यह आंदोलन मुस्लिम सुधारकों के अनुसार फरेद सिद्धांत पर बल देता है, जिसका अर्थ होता है इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत। और इसी कारण इस आंदोलन के नेतृत्व ने इसे फराजी नाम दिया था। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वास्तव में इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल के फरीदपुर के रहने वाले
हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। उनका मानना था कि भारत अब दारुल हर्ब एक शब्द होता है इस्लाम में, ये भी आप याद रखना। दारुल हर्ब क्या होता है बता देता हूँ। दारुल हर्ब मतलब ऐसा देश जहाँ गैर मुस्लिम शासन करते हों, तो इसका मतलब होता है। इसलिए मुस्लिम समुदाय को ईद व जुम्मे की नमाज को पढ़ना छोड़ देना चाहिए। कहाँ पर? भारत में। ये बात कही थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। और सही जवाब है ऑप्शन बी। अब आप लोगों से मैं कुछ सवाल करूंगा, फिलहाल एक ही सवाल है, इसका जवाब आप लोग देंगे। और अगर इसका जवाब आपने दे दिया तो यकीन मानिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि उद्बोधन नामक जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वामी विवेकानंद या फिर अमृतलाल विट्ठल दास ने? तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से और हमारी वेबसाइट studyvithgyanprakash.com से। और अगर आप सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सीधे सीधे आपको सर्च करना है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज़ है जो आपको दी जा रही है। और यकीन मानिए कि ऐसी टेस्ट सीरीज़ बहुत सारे चैनल आपको पेड में भी नहीं देते हैं। और बदले में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप चैनल को अपना सहयोग दें, अपना प्यार दें। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग अधिक से अधिक कर दिया करें, बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।